और इस पैनल में स्वागत करता हूं मैं ओम प्रकाश सखलेचा जी का, एमएसएमई साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री मध्य प्रदेश शासन। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मंत्री जी माइक। जी धन्यवाद। कैसर ये हमारा हथियार है, इससे आवाज़ बड़ी दूर तक और बड़ी मारक जाती है। मंत्री जी मेरा पहला सवाल है आपसे। सर हाल में हमने कोरोना देखा, कोरोना के प्रभाव देखे और उद्योगों को कोरोना से जूझते देखा। अब जब उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगे थे, एक नया वेरिएंट मूव बाय सामने खड़ा है। कुछ अनुभव हमें मिला पिछले कुछ वेरिएंट से, इस बार क्या तैयारियां हैं, क्या चुनौतियां हैं सर? देखिए, तीन बातों को समझ लें। हमारा जो नेतृत्व है, चाहे देश का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, उसने हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में चयन किया। आप बात कर रहे हैं कि कोरोना में इतनी तकलीफ हुई, हर जगह हर टीवी चैनल पे आप बात करते हैं कि इतने बेरोजगार हुए, और मैं बात करता हूं कि मैंने एक दिन में अप्रैल में इसी साल 1890 नई इंडस्ट्री शुरू करी। उसमें से 1400 इंडस्ट्री का प्रोडक्शन हो गया, जो 36 जिलों में एक साथ करी। ऐसा नहीं कि केवल मैंने इंदौर में करी, केवल भोपाल में करी, केवल जबलपुर में करी। ये कैसे चैलेंज और कैसे क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलना, ये हमारी नेतृत्व को पता है। आपदा को अवसर में बदला आपने। बिल्कुल बदला। आपके सामने है, वो इंडस्ट्री चालू है, डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट अवेलेबल है, और अभी जो और उसका सेकंड फेज जो आ रहा है, वो अगले 6 महीने में हम और 5000 इंडस्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो विषय ये है कि पूरे देश में एक वातावरण बनाए, और मध्य प्रदेश उसमें सबसे अग्रणी है। आप देखिए, पूरा भारत 5 साल पहले भारत के पैसे से चाइना के नौजवान को रोजगार मिलता था। किसकी गलती मानते हैं? किसी न किसी की तो गलती है। लेट अस थिंक एंड एनालाइज। आपका रिसर्च करके बताइए आप कि ये परिवर्तन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण हुआ। क्योंकि हम हमेशा वो बातें जरूर करते हैं कि भैया क्या क्या कमी रह गई, लेकिन कैसे अचीवमेंट हुआ और उस अचीवमेंट को पाने के लिए कितनी गलतियों और कितनी अव्यवस्थाओं को क्रॉस किया होगा किसी ने, उसको भी तो ध्यान में लाना चाहिए। इसी से एक जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, क्योंकि कोविड को लेकर हमने चुनौतियां देखी और आसिफ ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो हम देखते हैं कि जो छोटे उद्योग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बड़े उद्योग फिर भी आने वाले वक्त में ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो छोटे उद्योगपति हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत समस्याएं होती हैं। अभी जो हालात हैं, ऐसे में उनके लिए, छोटे उद्यमियों के लिए क्या योजना? मैडम, शायद आपको ध्यान नहीं है, मैं एमएसएमई का मंत्री हूँ। स्मॉल और मध्यम उद्योग की बात कर रहा हूँ। लार्ज उद्योग वालों के पास बहुत ज़्यादा कुशनिंग इफेक्ट होता है, उन्हें बैंक का पूरा रीस्ट्रक्चर हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एमएसएमई झेलता है, उसके बाद एमएसएमई का ये विकास हुआ है। पिछले 10 साल में या पिछले पूरे भारत में कभी भी एक साथ एक दिन में इतने उद्योग चालू नहीं हुए जो हमने एक दिन में शुरू किए। तो वो बात जो आप है वो बिना तथ्यों की है कि भैया क्राइसिस और चला गया। यस, तकलीफ हुई, लेकिन उस तकलीफ से ज़्यादा हमारे नौजवानों में प्रधानमंत्री की अपील और उनके द्वारा क्रिएटेड वातावरण और उस वातावरण को अनुकूलता में बदलने के लिए मुख्यमंत्री जी का सहयोग है। ये 3 मिशन हुए, इस कारण इतनी इंडस्ट्री आई। कम से कम 20-10 हज़ार लोगों को रोजगार मिला।
ये सर तो जब आप fact है। वातावरण और रोजगार का जिक्र कर रहे हैं, एक स्टडी कहती है कि चाइना में प्रोडक्शन चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग इसलिए कम है क्योंकि उनको अपने वातावरण की अब चिंता सताने लगी है, हवा जहरीली हो गई है, इसलिए उन्होंने प्रोडक्शन घटा दिया है और आधा प्रोडक्शन वो बाकी दुनिया से करा रहे हैं, फाइनल टचअप अपने हाथ दे रहे हैं। उन्होंने एक तरीका निकाला है। क्या ये एक वजह है या दरअसल भारत में अब ऐसा माहौल बन रहा है कि हम प्रोडक्शन के मामले में, ड्यूरेबिलिटी के मामले में और जिस रफ्तार से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं उस मामले में अब हम चीन जैसी महाशक्ति को टक्कर दे रहे हैं? देखिए, दो अलग अलग विषय है। चाइना प्रोडक्शन कम कर रहा है या पूरी दुनिया में ऐसा वातावरण बन गया कि वो अपनी बात छिपाने के लिए कुछ भी बयान दे रहा है। आज हम 20 साल से भारतीयता की बात कर रहे हैं, भारतीय प्रोडक्ट यूज करेंगे। कभी आपने इसमें अपने जीवन में बदलते हुए देखा क्या? सस्ता, भले अनक्वालिटी का सब स्टैंडर्ड मटेरियल खरीद लिया, एक बार यूज किया और थ्रो कर दिया, वो सोच आ गई थी। चाइना ने शुरू कैसे किया और आज पूरी दुनिया में चाइना की ऐसी इंप्रेशन क्यों बन गया? क्योंकि उसका जो सस्ते के चक्कर में स्टैंडर्ड इतना गिर गया। एक वो इशू आ गया, दूसरा इशू कोरोना और उस वायरस का जो मैसेज हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में जनरेट किया, उसके कारण चाइनीज प्रोडक्ट से 2014 में सामान्य मोदी, व्यक्ति के मन में भी घृणा आ गई। 2014 तो मजबूरी में सर 14 में मोदी सरकार आने के बाद से क्या लोगों ने राष्ट्रीयता के नाते अब भारत के बने सामान खरीदना शुरू किया है? वो फर्क आया या नहीं आया? बहुत ज़्यादा अंतर आ गया और इसी कारण भारत का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और ऐसी विषम परिस्थितियों में इतना बढ़ रहा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकाल दो, कभी भी एक साथ हमने तो 1891 इंडस्ट्री शुरू करी, कभी 500 इंडस्ट्री कहीं हुई हो तो आप भी पूरी दुनिया देखते हो, भारत देखते हो। एक मुझे बता के चुनौती बताओ। सखलेचा साहब सामने है, रोजगार बढ़ाएंगे, अच्छी बात है सर, रोजगार बढ़ेगा, उद्योग लगेंगे। सिंगरौली, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर ये वो शहर हैं जहां AQI हाल के दिनों में बहुत ज्यादा खराब रहा है, हवा जहरीली होती जा रही है, हमें उद्योग भी लगाने हैं। कैसे उस बारीक लकीर पर चलेंगे सर? दो धारी तलवार है। देखिए, 3 विषय उस पर भी आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो, पहली बार हम पेट्रोल डीजल में इथेनॉल का ब्लेंडिंग 20% शुरू कर रहे हैं। दोनों चीज़ उसमें कवर हो गई। पॉल्यूशन 30% कम हो गया, ग्रीन फ्यूल मर्ज हो गया। दूसरा, भारत के जो प्रोडक्ट थे, जितने भी मक्का, राइस की टुकड़ी, ये सब उपयोग में आ गई। किसान की आमदनी बढ़ गई, सरकार का इन्वेस्टमेंट ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने का कम हो गया और यूज चीज में आ गई। अब देखिए, एक तीर से 3 शिकार खेले। अब अगर दूसरी पुरानी सरकारें होती तो वो तीनों जगह व्यवस्था बिठाने का पहले जुगाड़ सोचती, जब तक जुगाड़ नहीं बिठता तीनों डिवीजन को मरने के लिए छोड़ देती। ये अंतर है सोच का और तरीके का। दूसरा, आपने सवाल किया कि क्या भारतीय केवल प्रोडक्शन या एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने 5 साल में ये बात कहना शुरू कर दिया कि अब हम पावर स्टोर करेंगे। पहली बार ये बात शुरू हो गई कि अब हम ग्रीन फ्यूल का एक्सपोर्ट के बारे में सोचना शुरू करेंगे। पहली बार ये बात शुरू हो गई कि अब हम रेलवे को हाइड्रोजन से जलाएंगे, मतलब जीरो वेस्टेज, एनवायरनमेंट परिवर्तन पे। ऐसा नहीं है, ग्रीन हमारा एनवायरनमेंट सुधारने की बात को ध्यान में रखते हुए, नई इंडस्ट्री को बढ़ाते हुए रोजगार के मैक्सिमम संसाधन कैसे उपलब्ध हो और उसमें भी फर्दर एक्सरसाइज हो कि भैया कौन सी इंडस्ट्री का चयन करना, किसको हमें ज़्यादा प्रमोट करना और कैसे करना, वो भी कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी में हम जो डायरेक्शन देते हैं उस कारण उसकी ग्रोथ होती है।
सखरेजा साहब, क्योंकि आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो बिल्डिंग न्यू मध्य प्रदेश है, और ऐसे में क्योंकि सरकार की ओर से कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है, ऐसी एक योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना। ये इस दिशा में कितनी क्रांतिकारी आप मानते हैं? देखिए, उद्यम क्रांति योजना बेसिकली लाने के पीछे पहले केवल इंडस्ट्री के लिए योजना होती थी, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री। आज सर्विस इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही है, उसके लिए कोई योजना नहीं थी। आज के नौजवान और भारत की नई पीढ़ी के बच्चे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी में रोजगार के कारण ढूंढ रहे हैं। हम चाहे यूरोप, अमेरिका की बात कर लें, वहाँ पे 50% से ज़्यादा इंडियन लोग बैठ के काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। क्यों नहीं हम भारत में अवसर दें? तो ये जो छोटी छोटी बातें आपको छोटी दिख रही कि 50 लाख रुपए तक का या 1 करोड़ रुपए तक का कोई स्टार्टअप, कोई अपना छोटा सा यूनिट अपने घर से भी शुरू करे टेक्नोलॉजी का। और कोरोना में इस बात को बहुत बल मिला कि वर्क फ्रॉम होम। तो ये वर्क फ्रॉम होम को ध्यान में रखते हुए ये जो मैंने बोला ना, हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्शन है, बस उस डायरेक्शन को हाईलाइट कितना हम कर पा रहे हैं कॉमन आदमी तक, और उसकी सोच की शक्ति को हम कितना बल दे रहे हैं कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 4% इंटरेस्ट का सपोर्ट। कारण क्या था चाइना बढ़ने का? 3 ही तो चीजें थी, सस्ती लेबर, सस्ता ब्याज पे पैसा और सस्ती बिजली। और कोई चीज थी क्या? एजुकेशन में हमसे बहुत पीछे थे। सिर्फ उनने जो गलती हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने की, जब 30-35 करोड़ की पूरे देश की पॉपुलेशन थी, मात्र 2 करोड़ लोगों की स्किल सुधारने की बात को उन्होंने ना स्वीकार करते हुए उसे लाइबिलिटी बताया पॉपुलेशन को, और पूरा डायरेक्शन बदल दिया। और आज जब हम 120 करोड़ की पॉपुलेशन पे हैं, हमने हमारे नौजवान को असेट बताते हुए, उनकी स्किल सुधारते हुए, मतलब आज की स्थिति के लिए नेहरू जिम्मेदार है? नेहरू जिम्मेदार है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता जो आज है नहीं, बहुत अच्छी तरह समझदार आदमी को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को कितनी बेहतर तरीके से समझाया। अगर आपको पसंद आया ताली बजाइए आप मंत्री जी के लिए। सर, आप जब इतना बेहतर समझाते हैं, एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ आपसे। छतरपुर में आपने एक बयान दिया, एक पत्रकार ने आपसे पूछा पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर निकल गया, आपने कहा परेशानी में बड़ा आनंद आता है। लोग समझना चाहते हैं सर, इतनी परेशानी में कैसे आनंद आ सकता है? तो वो क्या चीज़ें हैं जो आनंद ले लें इतनी महंगाई में? देखिए, बातों को ट्विस्ट करके अगर वो ना करे तो उसका भी पेट नहीं पलेगा। उसने चलते हुए गाड़ी में से कोई बात पूछी, मैंने कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, चिंता सरकार की भी है, हम उस चिंता का हल ढूंढ रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है इथेनॉल पे उस समय एक्सरसाइज शुरू हो चुकी थी पूरी। अगर मैं देखूं तो इतनी अच्छी खुशखबरी छिपाई आपने हमसे? नहीं, मैं अगर उस लाइन को उस एंगल से समझूं तो देखिए, मैच्योरिटी के पहले प्री मैच्योर डिलीवरी अनहेल्दी बेबी देता है। आई कैन नॉट स्पीक, जानते हुए भी मुझे नहीं उस बात को उतना ही बोलना पड़ता है, क्योंकि मैंने उसको ये बात तो बताई थी कि भारत में अगर समय रहते क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन डबल कर दिया होता तो शायद आज इतनी रेट नहीं बढ़ी होती। टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करके पहले सोच लिया होता इथेनॉल का तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अल्टरनेट फ्यूल और एनर्जी, अरे भैया हम तो सीधी बात जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने तो हमें सिखाया कि सूरज से एनर्जी का सोर्स है। और उसका उदाहरण सबसे पहले मध्य प्रदेश में अगर 150 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट मैंने 2012 में लगाया तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगवाया, जो 2018 तक प्रदेश का नहीं एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट रहा। तो शुरुआत तो करी, लेकिन अब रोज मीडिया में मैं
कहूँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो नेतृत्व उसके लिए उनकी गाइडेंस में हुआ, तो मुझे तो नेतृत्व को ही और उन्हीं के कारण ये सब संभव हुआ। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू द विजन एंड टू द वर्किंग सिस्टम। अभी तक भारत में फर्नीचर ट्रेड में सिवाय कुछ कंपनियों के उनने कभी किसी ने इस एंगल से नहीं जोड़ा कि व्हाट इज हाउ टू हैव द मिनिमल वेस्टेज, मैक्सिमम ह्यूमन एफिशिएंसी एंड मोस्ट इकोनॉमिकल वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन। हर प्रोडक्ट का अलग वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन होता है, क्योंकि हमने कभी भी, हमारा वेंडर भी एक चीज़ है, वो जिस भाव में उसका बिक जाता है उसमें उसका जो भी प्रॉफिट मिलता है उससे संतुष्ट हो जाता है। उसने कभी भी उसकी इस एंगल से वैल्यूएशन नहीं करी और ना कभी सरकार ने इसमें सपोर्ट किया। मैंने ज्वाइन करते ही मध्य प्रदेश में 36 CSIR लैब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की, उनके साथ MOU साइन किया कि मध्य प्रदेश का कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करेगा तो वो लैब उसे एट नॉमिनल कास्ट उसको प्रोवाइड करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर से हमने भोपाल उनको इनवाइट किया, उनसे एग्रीमेंट साइन किया ताकि मध्य प्रदेश के छोटे एंटरप्रेन्योर को टेक्नोलॉजी मिले, क्योंकि अब वो ज़माना गया जब एक टेक्नोलॉजी 8 से 10 साल तक एक प्रोडक्ट चल जाता था। अब 3 से 5 साल में प्रोडक्ट का शेप बदल जाता है, कस्टमर की चॉइस बदल जाती है, उसके तौर तरीके बदल जाते हैं, आपकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग की इकोनॉमी ऑफ स्केल पे वेरिएशन आ जाता है। वो कैसे आप सोचते हो कि एक छोटा एंटरप्रेन्योर अफोर्ड कर पाएगा? कभी किसी ने उसकी पीड़ा समझी? और इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए मैंने कहा आपको कि जब तक डायरेक्शन नहीं होती है, जब तक जुनून जितना पागलपन नहीं होता है किसी लीडर में, तब तक उसकी सक्सेस स्टोरी जमीन तक नहीं आती है। सफल आदमी को, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने इतनी जल्दी प्रमोशन करके यहाँ की कुर्सी संभाल ली, आपसे बहुत सीनियर लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, आप ही के ट्रेड में क्या कारण था? मेरे पागलपन, जुनून तक का अपने प्रोफेशन के प्रति। मेरे कई जूनियर, कई साथी आज मुझसे भी ऊपर है सर। नहीं, मैं उनको तो देखकर आप और आगे बढ़ने की कोशिश करें, वो एक ही विषय है। आपसे पीछे जो छूट गए वो क्यों छूट गए? मेरे साथ प्रिया मुझसे जूनियर है सर, मेरे साथ बैठी हुई हैं, मैंने किसी को पीछे नहीं छोड़ा। देखिए, वन मस्ट अंडरस्टैंड, आपको किसी भी ट्रेड में किसी को भी सफल होने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा फोकस करना कंपल। और हमको तो ये बचपन से सिखाया गया है कि जिस काम को भी करो जुनून के पागलपन तक, जब तक आप उसमें भिड़ोगे नहीं, आप बेस्ट नहीं होगे। और जब तक बेस्ट नहीं होगे। प्रिया एक सवाल पूछना चाह रही हैं सर, लेकिन आपने जब बहुत जुनून और वो पागलपन की हद तक जाकर बातें की हैं, तो एक सवाल मेरा आपसे भी है। आपने एक बयान और दिया था सर, भोपाल में ही बयान दिया था, आपने कहा था काम तो करना चाहते हैं, 80% ब्यूरोक्रेसी परेशान करती है, तो वो पागल कर देती है, काम करने में अड़चन डालती है। देखिए, बयान की ट्विस्टिंग कहाँ थी वो आप आकलन करना। मैं उसका एक स्वरूप अभी पहले वाले बयान में मेरे चर्चा में आप फोकस करके देखिए, डायरेक्शन का अंतर है। जमीनें यहाँ थी, जमीन तो मैं बाहर से नहीं लाया, सरकारें भी थी, जरूरतें भी थी, कहाँ गैप था कोऑर्डिनेशन का? ढूंढिए, चिन्हित करिए। बातें तो सिंपल है, जरूरतें वही है। मध्य प्रदेश की क्या मैंने एंटरप्रेन्योर को बदल दिया? लोगों की इच्छा शक्ति तो थी काम करने की। मैंने कोई नया आदमी तो जनरेट करके नहीं, बाहर से तो लाके नहीं किया, यहीं के लोकल हर जिले के नए एंटरप्रेन्योर की इच्छा शक्ति को जागृत किया, जो जागृत पहले नहीं होने दी जा रही थी। एक सिस्टम बनाया ऑनलाइन, और मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि 4 महीने बाद
मेरे यहाँ सब डिपार्टमेंट का पूरा काम ऑनलाइन होने लग जाएगा। लेकिन इसके पीछे सर देव वजह सुंदर- क्या मानते हैं? वजह क्या मानते हैं इसके पीछे आप? अब बातें उतनी ही करना चाहिए जिसमें किसी व्यक्ति विशेष पे एलिगेशन ना आए। सिस्टम पे एलिगेशन डालकर करेंगे तो आप जल्दी सफल होंगे, और किसी को एलिगेट करके उसे कटघरे में खड़े होंगे तो उसकी शक्ति भी आपके लिए फर्दर ऑब्स्टिकल बनेगी। इसलिए हम ये बोले कि हमारा सिस्टम हमें होल्ड कर रहा था, अब वो सिस्टम में परिवर्तन आ गया, और उस परिवर्तन के कारण उन्हीं आदमियों के साथ मिलकर तेजी से प्रगति होगी। सर एक चीज़ और, क्योंकि जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की, उस राह की, आधी आबादी जो महिलाएं जो कि जुड़ना चाहती हैं, उनके लिए आपके खजाने से क्या, उनके लिए क्या योजना है? देखिए, हम सामान्यतः जितना भी सब्सिडी देते हैं एमएसएमई में, महिलाएं एंटरप्रेन्योर होती है तो 5% ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, ताकि एक इनिशियल उनकी जो नंबर्स है वो तेज़ी से बढ़े। और इसका एक प्रयोग केवल एक ही नहीं, कई फील्ड में करा, और उसका ये आया कि इनिशियल थोड़ा सा अट्रैक्शन दे के पहले 1, फिर 1 से 11 और 11 से 111 का नंबर आया। अगर मैं बात करूं महिला उद्यमियों की तो जबलपुर में बहुत बड़ा अच्छा महिलाओं का सेंटर है, ग्वालियर में अच्छा सेंटर है, भोपाल में भी कुछ महिलाओं ने अच्छे प्रयोग किए, अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है। और एक और लाइन मैनेजमेंट में कई बार आती है, महिलाओं का मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखती है। पुरुष जनरल वे में कई बार ब्रॉडर वे में सोचता है, वो फाइन एक्यूरेसी की तरफ कई बार उसका ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए जब ये कॉम्बिनेशन में चीज़ें होती है तो वो बहुत जल्दी ग्रो करती है, और हम बहुत तेज़ी से महिला एंटरप्रेन्योर्स अब मध्य प्रदेश में नए नए एंटरप्राइजेस में तेज़ी से आ रही है। नहीं, वो तो हम घर में देख लेते हैं सर, अगर छोटा सा बच्चा संभालना हो पुरुष हाथ खड़े कर देते हैं, महिलाएं उफ तक नहीं करती और बड़ी आसानी से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो बॉर्न मैनेजर होती हैं महिलाएं जितनी हैं वो अपने लिए ताली बजाएं, और पुरुष जो हैं जो समझे वो भी ताली बजाएं महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए पूरी ताकत के साथ। जोर से सर, जोर से। एक सवाल मंत्री जी आपसे। सर हमने देखा है कि कुछ कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, जैसे जब मंत्रालय बढ़ते हैं, विभाग बढ़ते हैं, तो खेल एवं युवा, गृह एवं जेल, इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। एमएसएमई प्लस आईटी, ये रेयर सा कॉम्बिनेशन है, आपके पास है, और कितना हेल्प कर रहा है आपको आईटी भी एमएसएमई भी? वहाँ दोनों विभाग जब आपके पास हैं तो समन्वय भी बेहतर है, क्योंकि आप ही मंत्री हैं। किस तरह से उसको आगे क्रियान्वित कर रहे हैं, कितना फायदा उसका हो रहा है? देखिए, पहले तो थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट। सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो वास्तव में हमारे पूरे भारत में R&D बहुत कम है। तो मुझे जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और एमएसएमई का कॉम्बिनेशन मिला, तो टेक्नोलॉजी एट इकोनॉमिकल कास्ट अगर एमएसएमई को मिलती है तो ये एक दूसरे के पूरक है। वरना होता ये था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी लैब्स हैं वो प्रोडक्ट डेवलप करते थे, लेकिन उसकी कॉमर्शलाइजेशन के बारे में कम सोचती होती थी। बना लैब मॉडल बना, अवार्ड मिल गया, पीएचडी मिल गई, लेकिन उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन के बारे में ना उन लैब ने कमर्शियल कैलकुलेशन की और ना उसके यूजर ने की। ये जो गैप था ये कम होने से नई टेक्नोलॉजी मिली। हम अभी तक जब बात हो रही थी तो 90% स्टेट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब केवल आईटी समझते थे, और आईटी में भी सिर्फ गवर्नमेंट को सिस्टम को रेगुलाइज करना और उतना ही आईटी का एलिमेंट समझते थे। हमने पूरा चेंज किया, और मैं वास्तव में बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर स्टेज पे इस बात को प्रमोट किया, और पहली बार ये सोचा यार अब आईटी में भी एम्प्लॉयमेंट का टारगेट बताओ
कि भविष्य में आप अगले 1 साल में कितना एम्प्लॉयमेंट दोगे, 2 साल में कितना एम्प्लॉयमेंट दोगे। जब हमने उस बात को शुरू किया तो मेरे पास सबसे पहला प्रपोजल आया कि TCS और इन्फोसिस को हमने इंदौर में 100 एकड़ ज़मीन दी। दे वर सपोज टू एम्प्लॉय 10,000 यंग पीपल एट दैट टाइम। जब हमने बात करी तो बोलते हमको तो आदमी नहीं मिल रहे मध्य प्रदेश में, कुल 5,000 आदमी थे। एक दिन हम बैठे, पूरे दिन डिस्कशन हुआ, तो अगले 30 दिन में उनने तकरीबन 800 नए बच्चों को रख लिया। अभी हम फिर नेक्स्ट वीक बैठ रहे हैं और ये कॉम्बिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी आ गए, जरा उनके लिए भी ताली बजा दो, क्योंकि ये विषय जो है वो उन्हीं से जुड़ा हुआ है। सर मैंने कहा आप कंप्लीट कर लें, फिर ताली बजवाता हूँ, लेकिन बाजी आपने मार ली सर। अभी क्या होता है, यूनिवर्सिटीज कोर्स बनाती है, कोर्स बनता है 5 से 7 साल या 10 साल में। टेक्नोलॉजी बदल रही है 2 साल में। ये सब लोग सहमत है इस बात से। जितनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, 5 साल पुरानी अगर उसको पढ़ाई करके वो निकलेगा तो वो नेक्स्ट डे कैसे एम्प्लॉयबल होगा। और अब कंपटीशन इतना है कि एम्प्लॉयर सोचता है कि मैंने आज रखा तो कल से मुझे उसका रिटर्न चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो ये जो गैप था, अब स्पेशल कोर्सेस में मॉड्यूल डिज़ाइन करवा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट वीक में कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के चीफ से इंदौर में बैठ रहा हूँ। इन दोनों कंपनियों को, बड़ी IT कंपनियों को बिठा रहा हूँ कि आपका मॉड्यूल आप दो, वो अपनी फैकल्टी भेजकर इन इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 घंटे की एडिशनल पढ़ाई कराएं। या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक स्कीम वर्कआउट कर रहे हैं कि हम स्पेशल मॉड्यूल बनाएं 3 से 6 महीने के कोर्सेज के, चाहे वो CDEC हो या उस टाइप की संस्था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और उनकी कुछ हर शहर में फ्रेंचाइजी खुलवा कर वो कोर्स को अपडेट कराते हुए वो पढ़ाई का कोर्स कराने पे ये गारंटी दे 100% प्लेसमेंट। तो हमारी पढ़ाई में अब ये किसी एक दिन की और एक व्यक्ति के बारे में अपन एलिगेट नहीं कर सकते। ये सिस्टम के करेक्शन के बारे में सरकार और हमारे मुख्यमंत्री इतनी बारीकी तक सोच रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री की डायरेक्शन उस पर आ रही है, इसलिए ये हो रहा है। तो हम अगर आज बात कर रहे हैं कि हम IT में अगले 2 साल में 1 लाख लोगों के नए रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, तो इसी कारण करवाएंगे ना हम, अगर सिस्टम में कुछ बेसिक करेक्शन करेंगे। 1,000 युवाओं को IT में रोजगार देंगे सर, अभी हाल ही में ये तय हुआ, और ये आपने बताया, और IT में ये रोजगार और बढ़ेंगे। IT में कैसे बढ़ सकते हैं ये तो आपने बताया। मैं अगर कुछ शब्दों में ही आपसे जानना चाहूँ कि IT में कैसे रोजगार बढ़ रहे हैं, और जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, आपने कहा कि तकनीक लगातार चेंज हो रही है, तो आपने एक सवाल भी छोड़ दिया अगले पैनल के लिए जब मंत्री जी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत डॉक्टर है भैया, डॉक्टर हैं। बहुत सोचकर मुख्यमंत्री जी ने उनको डिपार्टमेंट दिया है और बहुत मूलभूत परिवर्तन लाने का वो भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक सर, बहुत धन्यवाद आपका मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पैनल में आने के लिए। उद्योग, रोजगार और थैंक यू वेरी मच। MSME को लेके बहुत सारी बातें हुई।